Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 5th नवंबर 2024. ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों जो एडिटोरियल्स हैं इनका करूंगा आपके साथ एनालिसिस। बाकी बेटा ये वाला जो आपका पोर्शन है जो कि ओपिनियन वाला पोर्शन है जिसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों के चारों ओपिनियंस जो हैं इसी तरीके से इनका भी एनालिसिस किया जाएगा सीएसएस को और पीएमएस को सामने रखते हुए। अगर आप इस वाले पोर्शन का भी लेक्चर सुनना चाहते हैं तो बेटा इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी फ्रॉम जनवरी 2024 टू ऑनवर्ड सारे के सारे जो महीने यहाँ पर मेंशन है इनके जो ओपिनियंस के लेक्चर्स हैं वो डान के वो अवेलेबल हैं, आप जोन सा भी चाहें उसको सुन सकते हैं। ठीक है। बाकी बेटा ये कहाँ पर आपका काम आएगा, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। जो हमारे ऑलरेडी डेली जो सुनने वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पे एक तो इस लेक्चर का पीडीएफ है और दूसरा इस लेक्चर के जो है 3 एडिटोरियल्स हैं तो 3 ही चैप्टर्स बना दिए गए हैं। आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर जो है इसको सुनना शुरू कर सकते हैं ताकि जो नए बच्चे हैं उनको मैं 1-2 मिनट ये बता सकूँ कि ये कहाँ पर यूज़ होगा, क्या इसका फ़ायदा है। तो आप लोग अगर ये चीज़ नहीं भी सुनना चाहते तो आप वहाँ पर जाकर अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि बेटा ये आपका इस्तेमाल होगा करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, सोशल साइंसेस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल लॉ है, यूएसए हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है, जेंडर स्टडी है एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स जिसके अंदर कोई जो जनरल कैटेगरीज के आपके जो टॉपिक्स हैं उन सबको ये कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपकी एक क्रिटिकल अप्रोच डेवलप करेंगे, आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच डेवलप करेंगे जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। और इन सबसे बढ़कर बेटा ये आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर ये सारे का सारा डाटा आप लोग इंग्लिश ऐसे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वाले 2 पेपर तो आप इन्हीं एडिटोरियल्स और ओपिनियन से बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं बिकॉज ये करंट इश्यूज जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और नेशनल स्टैंडर्ड के सारे डिस्कस इसके अंदर होते हैं। तो इंग्लिश ऐसे के लिए भी आपको डाटा तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश ऐसे को पास करने के लिए आपने डाटे के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर जो है आप इंग्लिश ऐसे पास नहीं कर सकते, ये मस्ट है बेटा। और सिर्फ राइटिंग करनी नहीं है बल्कि राइटिंग को चेक भी करवाना है कि जो आपने लिखा है वो कैसा है। उसके लिए एक सेशन जो है हमने कंटिन्यू है हमारा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपने उन टॉपिक्स को लिखना होता है और लिखकर हमें भेजना होता है पीडीएफ की शक्ल में। आपको फिर टीचर क्या करता है उसको चेक करता है, चेक करने के बाद वैल्यूएट करता है और उसके बाद आपको एक तो रिटर्न के अंदर वापस जाता है प्लस उसका एक रिकॉर्डेड फीडबैक भी जो टीचर है हर बच्चे को अलग-अलग जो उसने लिखा है उसके बारे में बताता है कि आपने ये चीज़ ऐसे लिखी है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, इसके अंदर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपको पता चल जाता है कि इंग्लिश ऐसे को लिखना कैसे है। बाकी फिर आपको डायरेक्ट राइटिंग पे लेकर आते हैं यानी कि 95% उसमें राइटिंग करवाई जाती है और 5% ये बताया जाता है हाउ टू राइट। ठीक हो गया। और बाकी बेटा करंट जो ग्लोबल इश्यूज हैं ये सारे के सारे आप इनको पढ़ लें, यही चल रहे हैं करंट आपके नेशनल इश्यूज जो पाकिस्तान के अंदर है वो यही चल रहे हैं। इन्हीं में से घूम फिर के चीजें आ जाती हैं और बाकी ये डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, लिंक्स वगैरह। तो शुरू करते हैं स्मोक हैजर्ड। हैजर्ड बेसिकली जो लफ्ज है इसका मतलब होता है नुकसानदेह होना, डेंजरस होना, खतरनाक होना। ठीक है, कोई भी आप कह सकते हैं। तो स्मोक ये जो आपको नजर आ रही है गाड़ियों के ऊपर, ठीक है, ये वाली स्मोक। तो इसके अंदर राइटर स्मोक के बारे में बात करता है, उसके नुकसानात के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 2 हिस्सों में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो जो राइटर ने सारी चीजें लिखी, राइटर ने स्मोक का कहा, स्मोक किस तरीके से हेल्थ को डिस्टर्ब करती है वो बताया आपको।
फिर लाहौर में क्या स्टेटस है इसका बताया और पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है वो बताया। यानी कि हम इसमें 4-5 चीजें, 2-3 चीजें बल्कि डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के ऊपर स्मोक का तो आपको पता है, खबरों में भी आपने सुना, और लाहौर के बारे में आपको न्यूज में बता दिया गया कि लाहौर जो है वो काफी पहले भी टॉप पे था, तो अभी आई थिंक से दूसरे नंबर के ऊपर है, ये टॉप के ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये लाहौर का स्टेटस है, यानी कि लाहौर में जो स्मोक की वजह से सूरत हाल बड़ी खराब है। अब यहां पर जो हमारा बात करने का असल मकसद है पेपर पर्सपेक्टिव में, न्यूज में तो आपने सुन लिया, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे ये स्मोक जो है ये हेल्थ पे किस तरह असरअंदाज होती है, क्या नुकसान पहुंचाती है, और दूसरा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स क्या लिए हैं अभी तक इसको खत्म करने के लिए। तो ये दो चीजें हमारे पेपर में काम आएंगी। ठीक हो गया, तो अब हम शुरू करते हैं इसको। तो राइटर कहता है कि जो एयर क्वालिटी है ना लाहौर की वो बड़ी खराब है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो हिसाब लगाता है कि कितनी एयर खराब है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का जो लाहौर है, पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जो है वहां पर 1000 को भी क्रॉस कर गया कि इतनी ज्यादा जो है हवा खराब हो चुकी है। तो इसका सबसे ज्यादा असर जो होता है जो कमजोर है उनके ऊपर होता है, और कमजोरों में सबसे पहले बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों के जो इंटरनल ऑर्गन जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो अभी इन डेवलपमेंट होते हैं, मेच्योर नहीं होते। तो इसलिए बच्चों को बचाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रेड 5 तक जो है इनका स्कूल बंद कर दिया, इनको छुट्टी दे दी है। और ये हेल्थ पे किस तरह असरअंदाज होती है बेटा, ये रेस्पिरेटरी डिसीजेज यानी कि सांस लेने वाली, और लंग्स का कैंसर होता है, हार्ट के डिसीजेज हो सकती हैं, तो इस एयर की वजह से ये सारी की सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब गवर्नमेंट ने अभी तक की मतलब क्या है, सादा अल्फाज में अगर कहूं तो बेटा जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है ये आपकी सेहत को खराब करेगी, सेहत पर असरअंदाज होती है। और यहां तक WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह भी कह दिया गया था कि जो लाहौरिये हैं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दूसरों से 5 साल कम है। यानी कि इनके जैसा बंदा अगर गुजरांवाला में रहता है तो वो 60 साल तक जिएगा, लेकिन ये 55 साल तक जिएंगे। मतलब कि लाहौर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो चुकी है। और क्यों कम हो चुकी है, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो इस गंदी हवा की वजह से जल्दी खराब हो जाएंगे, तो आपके मरने के चांसेस लाहौर वालों के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरे शहरों में रहते हैं। तो ये है बेटा इसके इम्पैक्ट्स। तो फिर अभी गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट ने अभी तक यही किया, स्कूल बंद करवा दिए हैं और कुछ नहीं किया। यह अभी मरियम साहबा जो CM है उसने कहा कि जब बारबेक्यूज वगैरह बनाते हैं तो वहां पर आपको पता है कि धुआं निकलता है, तो उसको बंद कर दिया जाए, रेस्टोरेंटों की ऐसी एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो दो राइटर कहता है कि ये इतने से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, इतने से काम नहीं चलने वाला तो फिर ये आती कहां से है पोल्यूशन, ये जो, तो इसमें बेटा पहले तो इस दो एंगल से डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान को और फिर इंडिया को। ठीक है, इंडिया से भी आती है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो लाहौर में ये गंदगी है उसकी सबसे बड़ी वजह है अर्बनाइजेशन। ठीक है, कि लोग लाहौर में आते जा रहे हैं, सोसाइटीज बनती जा रही हैं, और जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, जो दरख्त है वो काटे जा रहे हैं और सोसाइटियों में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। एक रीजन तो है। दूसरी, लाहौर के इर्द गिर्द में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उस वहां से धुआं निकलता है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर लाहौर के अंदर जो गाड़ियां हैं उनके अंदर से धुआं निकलता है, वो बड़ा जहरीला है। फिर चौथे नंबर के अंदर जैसे आपके ये ईंटों वाले भट्ठे हैं, ब्रिक किलन, वहां से धुआं निकलता है। तो ये 4-5 मेन चीजें हैं जो काजेज हैं स्मोक की। और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर ये काजेज हैं, और पाकिस्तान से बाहर इंडिया भी इसके अंदर हिस्सा डाल रहा है। इंडिया किस तरह से हिस्सा डाल रहा है कि इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों आपस में लिंक करते हैं इनके बॉर्डर्स, तो इंडिया की साइड पे जो एक्टिविटीज होती हैं वहां से भी धुआं पाकिस्तान के अंदर शामिल होता है, और जो स्मोक बनती है इसके अंदर मेन जो किरदार होता है वो धुएं का होता है। अब वहां से जब किसान जो हैं, जैसे उन्होंने जो स्टबल बर्निंग है, जिस तरह हमारे जो होते हैं किसान गन्नम जब काट लेते हैं तो उसके नीचे बुच्चे जो बचते हैं उनको आग लगा दी जाती है, तो वहां पर भी ऐसे करते हैं। दूसरा उसने कहा अभी दिवाली का मौसम था, वहां पर दिवाली की सेलिब्रेशंस थी, तो दिवाली के ऊपर आपको पता है कि अच्छा खासा जो है ये सेलिब्रेशंस की जाती हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, तो वहां से भी काफी ज्यादा धुआं वगैरह निकलता है। तो इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर से भी और इंडिया की तरफ से भी जो धुआं आता है वो क्या करता है, स्टेट को डिस्टर्ब करता है। ये काजेज थी बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है, गवर्नमेंट ने स्कूल बंद करवा दिए हैं, और ये जो है एक तो ये बारबेक्यूज वालों को कहा है कि चलो जी तुम भी बंद करो, दो काम कर दिए। तीसरा, गवर्नमेंट को जो बड़े काम करने चाहिए थे वो गवर्नमेंट अभी नहीं कर पाई। गवर्नमेंट को चाहिए था इंडिया की गवर्नमेंट से बातचीत करते, वो अभी प्रोसेस है वो नहीं अभी तक कर पाई। ठीक है,
उसके बाद अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, उसको गवर्नमेंट अभी तक नहीं रोक पाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, उसको भी नहीं रोक पाई। तो बड़े काम जो थे वो गवर्नमेंट नहीं कर पाई। गाड़ियों के में से धुआं निकलता, उसका कोई अल्टरनेट नहीं निकाल पाई। तो जो काम करने वाले थे, जिनसे बड़ा इम्पैक्ट होना था, वो गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पाई। हाँ, छोटे छोटे काम गवर्नमेंट ने कर लिए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था बेटा स्मोक का। अब इसको आप लोग हेल्थ के टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं, इसको आप लोग क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इसको आप जो है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस कर सकते हैं, और भी कई एंगल से आप लोग इन चीजों को ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही मेन बात है, ठीक है, और वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो राइटर इसके अंदर डिस्कस क्या क्या करेगा, ठीक है। राइटर इसके अंदर आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेगा, इन्फ्लेशन को डिस्कस करेगा, और इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अब राइटर कहना क्या चाहता है बेसिकली। पहले खबर सुन लेते हैं, खबरें क्या आती हैं आपको न्यूज। खबर आपको न्यूज में ये मिलती है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दिया, ठीक है, ये खबर आ गई। अब ये सारी की सारा जो एडिटोरियल लिखा गया है, ये समझ लें इसी इंटरेस्ट रेट का तर्जुमा, इसी एक लाइन की सारा तर्जुमा लिखा हुआ नीचे कि क्या, कैसे, क्यों, वाई, दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने से पहले कि ये स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, क्यों कर दिया है इंटरेस्ट रेट ने कम, ठीक है, ये समझने के लिए, उसका फायदा क्या होगा, ये समझने के लिए आप पहले एक नीचे जनरल डिस्कशन जो मैं आपके साथ करता हूं वो समझ लें। तो सबसे पहले तो जो उसने नाम रखा है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा बेसिकली दो पॉलिसीज होती हैं जिनके ऊपर आपकी इकोनॉमी चलती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सादा एंड टू द पॉइंट ये है कि बेटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, बजट बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, बजट बनाती है। और बजट का मतलब क्या होता है, बजट का दो दो चीजें होती हैं बजट के अंदर। नंबर वन ये चीज होती है कि टैक्स लगाकर, यानी कि पैसा कमाना कहां से है, टैक्स किस चीज पे लगाना है, या टैक्स को भी छोड़ दो, टैक्स तो उसके अंदर एक मेथड है ना रेवेन्यू जनरेशन। तो सादा है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा कहां से करेगी, पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा कहां से करेगी, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट कहां पर करेगी, खर्च कहां पर करेगी। ये दोनों काम जो हैं ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं, और ये कौन करती है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट। दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो तय करता है। जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो क्या करता है, वो करेंसी का जो रेट है उसको देखता है, ठीक हो गया। वो जो है इंटरेस्ट रेट को देखता है, ठीक है, वो इन चीजों को देखता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है, ये चीजें करता है। मतलब कि हम लोग अब मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट रन नहीं करती, बल्कि स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक जो है उस मुल्क का जो है वो रन करता है। एक चीज तो ये होगी। और उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर करेंसी के रेट का तयन करना, उसके अंदर जो है जनाब यदि आपका जो है खास तौर पर इंटरेस्ट रेट का चेक आउट करना, ठीक है। तो अभी स्टेट बैंक ने फिर क्या किया है, अभी स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया, क्योंकि वो कहता है पाकिस्तान के अंदर से इन्फ्लेशन जो है कम हो गई है, इसलिए मैंने इसको कम किया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अब बात क्या है, बात यहां पर यह है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का आपस में ताल्लुक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका ताल्लुक जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो वहां पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो यूज करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y अगर कहते हैं, तो इसका मतलब है x की कीमत बढ़ने से y की कीमत भी बढ़ेगी, x की कीमत कम करने से y की कीमत भी कम होगी। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये है इनका रेट, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बेटा इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, ये है गेम, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले बहुत लंबे अरसे से इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 22% के ऊपर मेंटेन किया हुआ था।
और इस वजह से इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई है। अब ये होता कैसे है ये भी देख लें। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम कैसे होती है, इसके अंदर दो तीन समझने के डायमेंशंस हैं। आप किसी एक चीज को समझ लेते हैं, उसमें क्या है, चलो नहीं सो समझ लें। पहली बात, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होगा, हाई की अभी बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होगा, तो फिर अभी यहां पर क्योंकि उसने लो इंटरेस्ट रेट की बात की तो हम पहले लो को चेक करते हैं, उसके बाद इसका इन्वर्सली करेंगे तो हाई। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट लो है 5% के ऊपर है, जब इंटरेस्ट रेट बेटा कम होगा तो हर बंदा क्या करेगा, बैंक से पैसे लेगा, हर बंदा कहेगा मैं कारोबार करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो बैंक से उधार ज्यादा से ज्यादा लिया जाएगा। जब आप बैंक से ज्यादा उधार ले लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो है थोड़ा है, आप कहेंगे कोई मसला नहीं यार, पैसे ले लो, थोड़े थोड़े करके देते रहेंगे, ठीक है, तो आप बैंक से पैसा ले लेते हैं। जब आपके हाथ में पैसा आ गया, इसका मतलब है अब आप इसको खर्च करेंगे कहीं ना कहीं, तो फिर आप इसको खर्च करेंगे। जब आप इसको खर्च करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, वहां से कुछ खरीदेंगे, और जब आप वहां से कुछ खरीदेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। एक चीज तो ये होगा। दूसरा, वो जो कंपनी इन चीजों को बना रही है वो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा देगी, जब वो इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो फिर लोगों के लिए जॉब्स आएंगी, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं, इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ये दोनों काम होंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि ये किस तरह होता है। दूसरी तरफ मैं लेकर चले जाता हूं कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर देती है गवर्नमेंट, जैसे कि किया हुआ था, तो लोग जो है उधार नहीं लेंगे। पहली बात उधार नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बड़ा हैवी है। जब उधार कम लेंगे तो खर्चा कम करेंगे, जब खर्चा कम करेंगे तो मार्केट में कम जाएंगे, जब मार्केट में कम जाएंगे तो चीजों की डिमांड नहीं होगी, जब चीजों की डिमांड नहीं होगी तो चीजों की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी, तो चीजों की सप्लाई भी कम हो जाएगी, थोड़ी चीजें बनानी पड़ेगी, जब थोड़ी चीजें बनानी पड़ेगी तो जॉब भी कम हो जाएगी, ग्रोथ भी कम हो जाएगी, और साथ साथ इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम चलता है। ठीक हो गया कि जब आप इंटरेस्ट रेट, दूसरा एंगल ये है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो जिनके पास पैसा है वो भी खर्च नहीं करते, वो कहते हैं यार बैंक में रखाओ और कमाओ, इंसान है ना, तो वो भी खर्च नहीं करते। तो इस तरीके से आपका जो है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कम होती है। तो क्योंकि पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने 22% पे कितने महीने इसको मेंटेन रखा, और अब जब इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 5 to 7% पे आ चुकी है, तो अब बिजनेसमैन कहते हैं कि भाई अब ग्रोथ करें, ठीक है, तो ग्रोथ कब होगी, जब तुम इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम करोगे, फिर ही हम तुमसे पैसा लेके तो कारोबार करेंगे ना, बिजनेसमैन कहते हैं। तो अब स्टेट बैंक आहिस्ता आहिस्ता जो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम कर रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से अब क्या, अब जो है बाहर इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है, तो इंटरेस्ट रेट जब बैंक कम कर देगा तो इसमें पाकिस्तान को एक और भी फायदा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, बैंकों से भी इंटरेस्ट पे पैसे उठाए हुए हैं, तो उनको जो वापस करना है वो भी आपका क्या हो जाएगा, थोड़े पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसे वापस करने। लेकिन यहां पर राइटर कहता है कि इन्फ्लेशन दोबारा से भी आ सकती है, और उसकी सबसे बड़ी रीजन वो जो बताता है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है, कि आईएमएफ जो है, हो सकता है गैस के ऊपर या जो आप दे रहे हैं सब्सिडीज, उसको कहे बंद कर दो, ठीक है। और इसके अलावा ऑयल की प्राइजेस सबसे बड़ी गेम जो है, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता है इस वक्त यूक्रेन वार की वजह से, गजा की वजह से क्राइसिस चल रहे हैं, तो ऑयल की प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, जो ऊपर ही हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो क्या हो जाएगा फिर अल्टीमेटली जब ऑयल महंगा होता है तो जाहिर है ज्यादातर चीजें हम ऑयल से बनाते हैं, तो जब ऑयल से ज्यादातर चीजें, मशीनरी चलती है, इंडस्ट्री चलती है, तो जब ऑयल महंगा होता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, तो इन्फ्लेशन हो जाती है। तो कहता है ये चांसेस हैं, इसके ऊपर जो है स्टेट बैंक बड़ी अच्छे से नजर रखे हुए है। तो बहरहाल इस ओपिनियन का मकसद आपको इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमी का जो है ये मेन मेन चीजें बताना था ताकि आपको समझ आ सके। नेक्स्ट है कल्चरल पावर। कल्चरल पावर के अंदर क्या है, कल्चरल पावर का जो क्रक्स है वो ये है कि जो कल्चर है ना, कल्चर कल्चर क्या होता है, आप सादा अल्फाज में किसी खास एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनका खाना, उनका पीना, उनका बोलना, उनके कपड़े पहनना, उनका जो
इसके अलावा वहाँ का मौसम, उनके वहाँ के त्योहार, उनकी रस्में, ये सारा का सारा एक इंसान का कल्चर कहलाता है किसी खास एरिए का। जैसे पंजाब वालों का एक कल्चर है, सिंध वालों का एक कल्चर है, बलूचिस्तान वालों का एक अलहदा कल्चर है। तो इनके खाने, इनका लिबास, इनकी अदा, आदतें, इसके अलावा इनके रस्मों रवाज, इनके फेस्टिवल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। तो राइटर कहता है जो कल्चर है ना, ये इसको बुरा ना जाने, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने को बुरा नहीं जानना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होना ये एक बड़ी प्यारी चीज है। ठीक है, आपको दुनिया के अंदर इसी वजह से तो रंग नजर आते हैं। तो ये जो कल्चर है ये एक जरिया है हारमोनी का, ये आपको पेशेंस सिखाता है सोसाइटी के अंदर जो है, ये एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की अच्छी चीजों को अपनाते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर की। तो यही बात वो कहता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें, जो कल्चर है ना, इसके पास इतनी पावर है कि ये सोशल और इंटरनेशनल बैरियर सारे के सारे जो है मटाकर आगे चला जाता है। ठीक है ना, ओपननेस है, डाइवर्सिटी होती है कल्चर की वजह से। और कराची के अंदर एक 2024 का एक फेस्टिवल हुआ है, वहां पर लोग आए हैं 40 कंट्री से वहां पर आए हैं। ठीक है ना, तो कहता है ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर जो है इन 40 मुल्कों के लोग आपस में मिले हैं, जुले हैं, एक दूसरे के साथ अपना कल्चर इन्होंने शेयर किया। तो जो कल्चर होता है ना, ये एक अहम किरदार अदा करता है सोशल हार्मोनी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, यानी कि आपका दिल बड़ा कर देता है। ठीक है, आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके अंदर पैदा करता है। और इसके अलावा जो आपका हेरिटेज है, जो पुरानी चीजें हैं जिनको शहरों में कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनको प्रिजर्व करने का एक जरिया है। तो कल्चरल फेस्टिवल होने चाहिए, जैसे कि टूरिज्म आप कह सकते हैं, इसके अंदर आपको मॉनेटरी फायदे भी होते हैं, टूरिस्ट आते हैं आपके मुल्क के अंदर, और परफॉर्मेंस वगैरह भी होती है, तो ये भी फायदा देता है। तो कल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं वो इंफॉर्मेटिव होती हैं, चेंज लेके आती हैं। जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट होते हैं ना, जो बड़े समझ लें ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बड़े सख्त किस्म के, रिजिड किस्म के, जो किसी दूसरे के को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उनके जो है उसके में चेंज आता है, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर होती है, आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी आती है। ठीक है ना, तो इसलिए कहता है कि इंटीग्रेट करना जो कल्चर को, इससे क्या होता है आपकी सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है। जहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फुटबॉल की, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, आई थिंक सो वो कतर के अंदर हुआ था। तो कतर के अंदर मुख्तलिफ दुनिया के लोग जो है वहां पर आए, लेकिन कतर वालों ने हर किसी को उस उनके डिजाइन, उनके जिस जैसा वो करना चाहे तो उनको खुली फिजा दी, खुली इन्वायरमेंट दी। लेकिन वहां के लोगों ने इस चीज को, वहां वे दुनिया से जो लोग भी आए इंसानों ने इस चीज को बड़ा पसंद किया। तो ये है बेसिकली कल्चर। तो कल्चर, हार्मोनी, पेशेंस, सोसाइटी। कल्चर जो है बेटा सोसाइटी के अंदर सुकून लेकर आता है, प्रोग्रेस लेकर आता है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों के दिल बड़े होते हैं इससे। ठीक है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, नफरतें कम होती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कल्चर। ठीक है बेटा, बाकी कोई भी इशू हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये थे आपके 3 एडिटोरियल, जिसके ऊपर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं फोकल पर्सन के साथ। और बाकी मैं दोबारा से आपके साथ यही कहूँगा कि ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ओपिनियंस, इस तरह में मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, और ये डाटा आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फोकल पर्सन से रब्ता करें, इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन भी जरूर ज्वाइन करें। सो जी थैंक यू वेरी मच। अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।